अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अच्छा, एक तो ये कि जो एक्स्ट्रा क्लास होगी आज उसको मैं यूट्यूब पे भी करवा दूंगा। और कल वाली क्लास में आते हुए आपने ना कॉपियर से रेशोज़ के नोट्स लेके आने ज़रूरी, क्योंकि मैंने नोट्स में से ही फार्मूले पढ़ाने हैं। तो उम्मीद है कि कल रेशो शुरू कर रहा हूँ। मैं अभी दूसरे ग्रिड पे हूँ सिलेबस के। मैंने पहला ग्रिड में से आपको सोसी पढ़ाई थी, वो पढ़ानी ज़रूरी थी ईपीएस के लिए, और ये जो भी रेशोज़ पढ़ानी है, इसलिए सोसी पढ़ा के फिर मैं पहले ग्रिड से निकल आया और मैं दूसरे ग्रिड पे हूँ। तो ईपीएस करा के कल रेशोज़ इंशाल्लाह कराऊंगा। उम्मीद तो है कि ईपीएस खत्म हो जाएगी आज वाली क्लास में है। हाँ, तो रेशोज़ के सवाल अभी मैंने नहीं दिए कॉपियर को, शाम को मैं दे दूंगा इंशाल्लाह रात को। तो कल क्लास में आने से पहले रेशोज़ के नोट्स लेते हुए आइएगा। और हाँ, इस वीक बयान रख रहा हूँ, और वो ऑनलाइन में भी कुछ बच्चे कह देते हैं आने का, तो जुम्मेरात, आज बुध है ना, हाँ जुम्मेरात शाम को रखूँगा असर के बाद। और ये कुछ बॉयज़ की कहने पे ही, कुछ बॉयज़ ऑनली ही है, और जो आप जो जिन प्रॉब्लम में, जिन बुराइयों में होते हैं, वैसे तो बॉयज़ के साथ भी नबीतुली बात ही करूँगा क्योंकि 12 रिकॉर्डिंग तो है ही, लेकिन सामने बॉयज़ ही हों, तो कल शाम को करूँगा जी। वो मेरा नहीं काम, आप उनको बताइएगा। नहीं, तो आप उनको बताइएगा मिस महक को जाके, वो एग्जाम जो यहाँ से निकल के जो सामने नहीं टी रूम बना हुआ, आप उनको जाके बताइए उनको ये मसला है। तो अगर वो को मना करें तो फिर मुझे बताइएगा, मैं उनको कोई और मशवरे दे दूंगा कि इसका क्या क्या हल हो सकता है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड जवाब होगा ना कि नहीं, तो उसका कोई हल निकाला जा सकता है कि रीजंस ये हैं, मसाइल हैं। तो पहले आप उनसे करिए बात जाके, है जी। टाइम का, हाँ ठीक है, कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा क्लास आज वही असर के बाद 4:15 तकरीबन, और बयान कल कॉस्ट के बाद वही 4:15 तकरीबन। वैसे लास्ट टाइम भी ना, ये जब मैंने इस क्लास से वो कागज़ फिराया था तो तभी ही मुझे लग रहा था तो कमरा अभी से भर गया, हालांकि लेकिन दूसरी क्लास जिसके बाद कॉस्ट की है, उसमें पूछने से पहले ही इस क्लास का कमरा भर चुका हुआ था, लेकिन दूसरे सेक्शन के भी लोग बैठे फिर भी नहीं भरा हुआ था। चले खैर, सवाल दिया था एक ईपीएस का, एक सवाल दिया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 6। एक तो उसमें यही रिवर्स कैलकुलेशन थी, क्योंकि आपको जो शेयर्स बताए हुए थे सवाल में वो 31 दिसंबर 16 के बताए हुए थे, तो 16 के ओपनिंग तक पहुंचना था। क्वेश्चन 6 किया है, हल्का ही है सर। किसने किया क्वेश्चन 6? सारे नहीं है यार। $6,000 31 दिसंबर का बैलेंस है कैपिटल शेयर्स, यहां से ऊपर वापस उल्टा चलना है ताकि ओपनिंग एक बार बैलेंस मिल जाए। तो ओपनिंग जो भी था, क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई? 1 मार्च को बोनस इशू हुआ, कितना? 146। ये कल मैंने आखिर में एक लंबी सी क्वेश्चन बना दी थी, अगर वो समझ आती है तो उसी से बना देता हूँ। ये ओपनिंग है प्लस 1/6x, ये बोनस इशू हो गया। उसके बाद 1500 शेयर्स फुल मार्केट प्राइस पे इशू किए, फिर 145 राइट इशू हुआ। 145 का मतलब है 20%, 145 20%। तो राइट इशू होने के बाद शेयर्स हो गए 6000। अगर एक ही क्वेश्चन में चलना हो तो ऐसे है,
अगर एक एक स्टेप जैसे पहले कल बताया था तो उल्टा चलना पड़ेगा। सबसे आखिर में क्या काम हुआ है, जो एक ही क्वेश्चन में करना चाहें ये है, ऐसे कर लें, और अगर जैसे मैंने कल सीढ़ियां बनाई थी वैसे करना है तो वैसे कर लें। 1 जनवरी 16 बीडी नहीं पता, बोनस इशू हुआ नहीं पता, फिर फर्दर इशू है 1500, उसके बाद क्या है पता नहीं, राइट। कितने राइट इशू हुए, 1 for 5, ये 5 थे तो 1 और इशू हुए, तो फिर ये कितने, ये 6, इसका मतलब पहले इतने थे राइट शेयर्स, फिर इतने इशू हुए, और ऊपर चलें 1500 ऐड होने के बाद ये है, तो पहले 3500 थे, बोनस कितना इशू हुआ, 1 for 6, इसका मतलब है कि ये 7 है, वो 6 है, 3500 और एक बार ओपनिंग तक पहुंच गए तो फिर वो टेबल नॉर्मल जैसे पहले बनता है उस तरीके से बनेगा। नंबर ऑफ शेयर्स में बताइए अगर कोई मजीद इख्तलाफ है तो। एक बार आप ओपनिंग शेयर्स निकाल लें वर्क बैक करके, उसके बाद फिर वो टेबल बनाना। जी 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 वर्किंग है जी, 50 नहीं, 1 for 6 है, पूरा 16 नहीं है ना, 16.6666666666 चले जाए तो फिर राउंड करेंगे तो फिर फर्क तो आएगा ना। क्या हुआ, नहीं तो आप 16% क्यों कर रहे हैं, आप 16% ना करें ना। 3500 तक पहुंच गए तो 3500 से आगे आप ऐसे कर लेना, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x 3000 आ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स क्वेश्चन नंबर 6 में कोई और मसला। प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग 1 लाख है तो 20,000 डिसकंटिन्यूड है, इन दोनों की ईपीएस अलग अलग निकालनी थी, और इसकी वजह मैंने नहीं समझाई थी, बस आपको वैसे ही कहा था कि 30,000 पैट में से माइनस करके ईपीएस निकालनी। अच्छा, अब ये कंटिन्यूइंग में से माइनस होंगे कि डिसकंटिन्यूड में से होंगे, कंटिन्यूइंग में से होंगे है जी, कि कंटिन्यूइंग में से क्यों होंगे, तो मैंने उसकी भी नहीं बताई कि माइनस से क्यों होंगे, बताता हूँ ना, बताता हूँ, ये कंटिन्यूइंग में से होंगे। तो 1 लाख में से 30,000 माइनस, डिनोमिनेटर वही, और 20,000 का डिनोमिनेटर वही। ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 डन। चले लेक्चर नोट्स पे आइए वापस। पहले पेज पे आ जाए। प्रेफरेंस शेयर्स मैं पढ़ाता हूं, पहले पेज से क्या पढ़ाना है पहले ये देख लें। प्रेफरेंस शेयर्स, ये लोग ओनर्स होते हैं, ये लेंडर है, इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, ये लेंडर है, ओनर्स नहीं है, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। प्रेफरेंस शेयर्स या तो होते हैं रिडीमेबल या होते हैं इररिडीमेबल। ये अपना प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में आपको मजीद कुछ बता रहा हूं तो ये आपके लेक्चर नोट्स में हो, ये नोट, ये एक नई चीज सिखा रहा हूं आपको। प्रेफरेंस शेयर्स ये लेंडर्स होते हैं, ओनर्स नहीं होते। प्रेफरेंस शेयर्स या तो रिडीमेबल होते हैं या इररिडीमेबल होते हैं। जो रिडीमेबल होते हैं इनका एक टाइम तय होता है कि इतने टाइम के बाद, देखें कंपनी अगर ओनर से पैसा ले रही है तो बदले में उनको क्या इशू कर रही है, ऑर्डिनरी शेयर्स, और अगर बोरो कर रही है तो उसकी मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स। तरीका उसमें भी यही हो रहा है कि जिसने पैसे देने वो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। I-23 में मैंने आपके नाम सिखाए थे बॉन्ड्स, डिवेंचर्स वगैरह, और कंपनी फिर उसको बदले में वो डिवेंचर इशू कर देती है। रिडीमेबल, रिडीमेबल का मतलब होता है कि इसमें पैसे वापस करने हैं और टाइम तय है। प्रेफरेंस शेयर्स, किसी ने पैसा इन्वेस्ट किया, उसको बदले में प्रेफरेंस शेयर्स दिए, अगर वो रिडीमेबल थे तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था लेट से 15 साल बाद आपको पैसे वापस हो जाएंगे, 10 साल बाद पैसे वापस हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था। इनको कहते हैं रिडीमेबल, क्योंकि ये रिडीम हो जाने। इररिडीमेबल, कोई पैसे वापसी का वादा नहीं है, कंपनी बंद होगी तो जब सबको मिलेंगे तो तुम्हें भी तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, वापस करने का वादा कोई नहीं। रिडीमेबल है जिसमें एक फिक्स्ड टाइम तय हो गया रीपेमेंट के लिए। इररिडीमेबल, इसमें पैसे वापस करने का कोई टाइम तय नहीं हुआ।
अगर किसी को पैसे वापस चाहिए तो कंपनी से पैसे वापस नहीं मिल सकते, वो चाहे तो अपना शेयर किसी और को बेच दे तो बेच दे, कंपनी को पैसा वापस करने की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, जब कल कंपनी बंद हो जाएगी, एसेट्स बेचेंगे, सबसे पहले पैसे कौन लेगा? लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज। उसके बाद फिर प्रेफरेंस शेयर्स वालों का नंबर आएगा, उसके बाद फिर ऑर्डिनरी शेयर्स वालों का नंबर आएगा। इनको इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। आप सवाल पूछते थे क्या? क्या क्या? हाँ हाँ, नहीं है तो ये प्रेफरेंस, क्योंकि ओनर्स नहीं है, ये ओनर्स नहीं है, तो फिर जब इनको पैसा भी वापस नहीं मिलना तो उनको फायदा क्या? इनको एक फिक्स्ड रेट मिल रहा होगा, लाइक इंटरेस्ट। तो जो रिडीमेबल होते हैं इनमें नॉर्मली a fixed rate of dividend is paid to investors। और यहां पर भी यही बात सेम, नॉर्मली a fixed rate of dividend is paid to investors। ये जो डिविडेंड इन्वेस्टर्स को दिया जा रहा होता है इसको प्रेफरेंस डिविडेंड कहते हैं। ये दोनों में बात कॉमन है। प्रिंसिपल अमाउंट की वापसी का इसमें टाइम तय होता है। प्रिंसिपल अमाउंट वापस करने की एक फिक्स्ड मैच्योरिटी तय हो जाती है। अ फिक्स्ड मैच्योरिटी इज एग्रीड फॉर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। इसमें कोई रीपेमेंट तय नहीं है। इसमें कोई अमाउंट तय, कोई मैच्योरिटी तय नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है कि आपको पैसे वापस करना है। तो इन इन्वेस्टर्स को क्या फायदा है? पैसे तो उनको वापस नहीं मिल रहे। एक तो डिविडेंड मिलता रहेगा हमेशा, और जब कंपनी बंद होगी फिर मिलेंगे, और ओनर से पहले लाइन में ये खड़े होंगे। प्रेफरेंस, इनको प्रेफरेंस मिलती है। तो इसलिए कंपनी जब तक जिंदा है इनको ये डिविडेंड मिलता रहेगा, और अगर कंपनी कल को खत्म हो भी गई तो ऑर्डिनरी वालों को पैसे बाद में मिलेंगे, पहले इनके पैसे वापस मिलेंगे। और यहां पर एक टाइम के बाद पैसे वापस मिल जाएंगे, और तब तक डिविडेंड तो देते ही रहेंगे जी। नाम है इनका, लीगल नाम है प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड जाता है, तो ऑफिशियल नाम है डिविडेंड। देखें, प्रेफरेंस शेयर्स एक नाम है, प्रेफरेंस शेयर्स जिसकी लीगल हैसियत है, तो उसके ऊपर डिविडेंड दिया जाता है। नाम पे एतराज है कि डिविडेंड क्यों कहते हैं उसको? कहते हैं डिविडेंड। हाँ, तो नाम डिविडेंड है इसका। अब रही बात कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है वो बताता हूँ जी। सर ये जो प्रेफरेंस शेयर्स वाले हैं, हाँ? बोनस शेयर एज डिविडेंड है? इनको मजीद शेयर इशू कर दे? नहीं, जब जैसे हम डिविडेंड देते हैं ऑर्डिनरी शेयर। जी मैं एक दो पॉइंट और बता दूं ना, फिर पूछिएगा सवाल। यहां तक नोटेड? तो इसी में आगे चल रहा हूं मैं। इसी में आगे चल रहा हूं। ये वापस करने की कंपनी की जिम्मेदारी है। अमाउंट टाइम तय किया हुआ है, 10 साल, तो 10 साल बाद करने हैं वापस, जिम्मेदारी है। चूंकि ये पैसे वापस करना जिम्मेदारी है, इसलिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को लायबिलिटी अकाउंट फॉर किया जाता है। इनको प्रॉपर बोरोइंग माना जाता है। यही वजह है कि आईएस 23 में जब मैं आपको बोरोइंग्स की एग्जांपल बता रहा था, तो मैंने इसमें आपको एक एग्जांपल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी बताई थी।
चूंकि पैसे वापस करना जिम्मेदारी है, ऑब्लिगेशन है, इसलिए ये लायबिलिटी है। लेकिन जो इररिडीमेबल होते हैं इनको वापस करना जिम्मेदारी है ही नहीं। जब जिम्मेदारी नहीं है तो फिर ये लायबिलिटी नहीं है, इसलिए इनको इक्विटी में जगह मिलती है। ऑर्डिनरी शेयर्स नहीं कह रहा, ऑर्डिनरी शेयर्स नहीं कहते इनको, बस इक्विटी में इनको एक जगह मिल जाती है। और जैसे इक्विटी में कॉलम्स आ रहे थे तो इसका भी एक कॉलम आ जाता है। चूंकि पैसे वापस करना कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है, इसलिए ये लायबिलिटी नहीं है। तो चूंकि लायबिलिटी नहीं है तो इसलिए इसको इक्विटी ट्रीट करते हैं। अगर इसको इक्विटी ट्रीट कर रहे हैं, लायबिलिटी ट्रीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये बोरोइंग हुई। इस पे जो इसको जो हम लायबिलिटी मान रहे हैं, लायबिलिटी मतलब इसको हम बोरोइंग मान रहे हैं। तभी मैंने H23 में इसको बोरोइंग के लिस्ट में लिखवाया था। तो अगर ये बोरोइंग है तो इस पे फिर जो प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर रहे हैं वो फिर बोरोइंग कॉस्ट है। नाम बेशक डिविडेंड है लेकिन वो बोरोइंग कॉस्ट ट्रीट होती है। इसका जो डिविडेंड है वो एक फाइनेंस कॉस्ट यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट होता है। जो इस पे देखें, जब ये जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं चूंकि वापस करना जिम्मेदारी है, ऑब्लिगेशन है, तो ये लायबिलिटी है। बोरोइंग है क्योंकि पैसा वापस करना है तो बोरो किया हुआ है। तो जब ये बोरोइंग है तो इस पे जो डिविडेंड दिया जा रहा है फिर वो बोरोइंग कॉस्ट हुई ना, तो इसको इंटरेस्ट एक्सपेंस की तरह अकाउंट फॉर करते हैं। इस पे दिया जाने वाला डिविडेंड बेशक नाम उसका प्रेफरेंस डिविडेंड है लेकिन अकाउंटिंग के एतबार से वो एक इंटरेस्ट है, लेकिन ये इक्विटी ट्रीट हो रही है। तो जो इन लोगों को डिविडेंड दिया जाएगा तो फिर वैसे ही जैसे रिटेन अर्निंग से माइनस करते थे वैसे ही होगा। हाँ जी, यहाँ तक नोटेड। ये रिडीमेबल और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में फर्क है।
प्रेफरेंस शेयर्स में एक और तरह से भी फर्क है। ये तो हो गया फर्क पैसे वापसी के एतबार से। एक और तरह से फर्क होता है एक होते हैं क्यूम्यूलेटिव और एक होते हैं नॉन क्यूम्यूलेटिव। क्यूम्यूलेटिव और नॉन क्यूम्यूलेटिव। अच्छा, मुझे लीगल डिटेल तो नहीं पता, ये तो लॉ वाले टीचर ही बता सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि रिडीमेबल इररिडीमेबल दोनों में ये टाइप्स हो सकती हैं। मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है शायद कि रिडीमेबल ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, और इसी तरह से इररिडीमेबल ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। क्यूम्यूलेटिव और नॉन क्यूम्यूलेटिव का फर्क समझ लेंगे क्या होता है। नाम से वैसे आइडिया हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूं। किसी साल अगर प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, पैसे भी नहीं, कंपनी के हालात बहुत माड़े, और कंपनी उस साल डिविडेंड देने की पोजीशन में नहीं है, तो अगर इन लोगों से, प्रेफरेंस वालों से, ये तय किया हुआ है कि आपको हर साल का 10% लेट से डिविडेंड मिलना ही मिलना है, अगर किसी साल नहीं भी बांट सके तो अगले साल दोनों का क्यूमुलेटिव बांटेंगे। ये कौन से होंगे इनमें से? क्यूमुलेटिव। अरे वाह भाई। और अगर ये तय किया हुआ है कि किसी साल अगर ना बांट सके तो बस पर आपने बात दिल में नहीं रखनी, माफ कर देना है। अगले साल जब बांटेंगे तो बस वो अगले साल का ही बांटने होंगे, दरमियान से कोई साल मिस हो गए तो हो गए। ये नॉन क्यूमुलेटिव। दोबारा, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड हर साल का पे करना ही करना है, अगर किसी साल नहीं कर पाए तो अगले ईयर जब भी पे करेंगे तो पिछला सारा क्यूमुलेटिव पे करेंगे, ये क्यूमुलेटिव है। और अगर किसी वजह से नहीं पे कर पाए, यानी कि मूड नहीं हुआ, नहीं कर पाए, कोई मसले थे, पैसे नहीं थे, प्रॉफिट्स नहीं थे, तो जिस साल नहीं पे कर सके उस साल का डिविडेंड किस्सा खत्म, तो ये क्या है? नॉन क्यूमुलेटिव। जी क्या बात? हाँ, नहीं 10% किस पे लगना है डिविडेंड? डिविडेंड की परसेंटेज किस पे लगेगी? जो उन्होंने पैसे दिए होंगे उस पे लगेगी। शेयर्स का डिविडेंड किसकी परसेंटेज होता है? शेयर्स की वैल्यू के। तो प्रेफरेंस शेयर्स में भी ऐसा ही है। हाँ, आगे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट पे क्यों फाइन कर रहे थे? प्रॉफिट पे फाइन करने से क्या मुराद है? परसेंटेज प्रॉफिट पे लगा रहे थे? नहीं 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 भाई, इससे ये कैसे? अच्छा, इससे ये पता चल रहा है कि प्रॉफिट की परसेंटेज क्या है? मैंने नहीं, मैंने देखिए, अगर शक पड़ा तो मैं बता देता हूं। मैंने यहां पर सिर्फ इतना कहा है कि वो जो डिविडेंड उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना है, अगर वो प्रेफरेंस इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 20 मिलियन, 10% डिविडेंड है, तो कितना डिविडेंड देना है उनको? 2 मिलियन। 2 मिलियन हो गया कैलकुलेट। अब उस 2 मिलियन की अकाउंटिंग कैसे करनी है? या ऐसे करनी है, ऐसे करनी है। अगर वो रिडीमेबल थे तो 2 मिलियन इंटरेस्ट एक्सपेंस है, अगर वो इररिडीमेबल थे तो 2 मिलियन रिटेन अर्निंग्स में डेबिट जाएगा। ये नहीं मैंने कहा कि प्रॉफिट के ऊपर परसेंटेज दिखानी है, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। वो तो मैंने इस टेबल में पहला ही पॉइंट ये लिखा था कि एक फिक्स परसेंटेज डिविडेंड जो उनको मिलना है, और अगर उसको आपको लगता है कि लिखने की जरूरत है तो आप वहां लिख लें कि फिक्स परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू। ये जो ये टेबल बनाया ना, इसमें पहला पॉइंट क्या लिख के दिया मैंने? फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पे होता है। आप ये लिख लें बात, अगर आपको इसमें कमी लग रही है कि फिक्स परसेंटेज किसकी होगी? फेस वैल्यू की। प्रेफरेंस शेयर्स के फेस वैल्यू पे लगेगी ये परसेंटेज। ये जो परसेंटेज ऑफ डिविडेंड मैंने पहले ही पॉइंट में लिखा हुआ है, मैंने तो इसलिए नहीं लिखवाया, मेरा ख्याल था ये बात क्लियर है कि डिविडेंड की परसेंटेज फेस वैल्यू पे लगती है, लेकिन आप ये बात लिख लें, प्रेफरेंस डिविडेंड की भी परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर्स की फेस वैल्यू पे ही लग रही होगी। अब बोलिए क्या कह रहे? क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव फर्क आया समझ? चलें, इससे पहले कि समझ से बाहर निकले, इसको लिख लें अपने अल्फाज में। आप कहेंगे सर दोबारा बता दें। वो प्रेफरेंस शेयर्स जिन पे डिविडेंड हर साल पे करना ही करना है, किसी साल ना भी पे कर सके किसी वजह से, तो फिर वो अगले ईयर में पे करना पड़ेगा, वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। और नॉन क्यूमुलेटिव ये है कि जिस साल में डिक्लेयर करके पे कर दिया सो कर दिया, अगर कभी नहीं किया तो बस वो साल मिस।
नहीं, लॉस किस बात का? लॉस कैसे? देखिए ना, हमने उनको एक साल डिविडेंड नहीं दिया तो वो इरिडीमेबल है। हाँ, या हमने एक साल नहीं दिया डिविडेंड, तो जब प्रेफरेंस शेयर्स की तो होती क्वालिटी यही है कि उनको एक फिक्स रेट में मिलना ही मिलना है। तो फिर वो क्यूमुलेटिव होते होंगे ना। नॉन क्यूमुलेटिव अगर हैं तो उनके साथ यही तय हुआ है कि किसी साल अगर हालात अच्छे ना हुए और हमने डिविडेंड ना बांटा तो फिर आपने तंग नहीं करना। ये उनसे तय होता है, यानी ये एग्रीमेंट का हिस्सा है। नहीं, आप क्यूमुलेटिव के नॉन क्यूमुलेटिव? क्यूमुलेटिव जब भी कभी पे करना हुआ तो पिछले वाले भी साथ पे होंगे। अच्छा देखें 2019 मिस हो गया, 2020 मिस हो गया, अब 2021 में जब डिविडेंड पे करेंगे तो ये जबरदस्ती नहीं है कि 3 साल के इकट्ठे पे करें। अगर 21 में पे कर रहे हैं तो वो कौन सा वाला पे हुआ माना जाएगा? 19 वाला। 20-21 फिर पेंडिंग रह जाए, मतलब वो जान नहीं छुड़ा सकते पिछले डिविडेंड से। ये नहीं है कि 2 साल मिस कर गए तो तीसरे साल लाजमी 3 साल ही देने पड़ेंगे, नहीं है पैसे, चलो जितना भी दे रहे हैं गिनना वो पिछला वाला ही जाएगा, क्यूमुलेट होता चला जा रहा है। तो ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है। क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव नोटेड। ईपीएस का न्यूमरेटर क्या है? ईपीएस का न्यूमरेटर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जी जी, पैट पैट सेल्स एक्सपेंसेस वगैरह। यहां पर एक एक्सपेंस फाइनेंस कॉस्ट या इंटरेस्ट एक्सपेंस भी माइनस हुआ होता है। इंटरेस्ट एक्सपेंस भी एक एक्सपेंस है ना, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी इनकम स्टेटमेंट में माइनस हुआ होता है। उसके बाद जो बनती है शक्ल वो होता है पीबीटी, फिर इसमें से होता है टैक्स माइनस, फिर बनता है पैट। तो पैट निकालते हुए इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस हो चुका ना, टैक्स एक्सपेंस भी माइनस हो चुका। अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो उनका जो डिविडेंड था वो यहां तक पहुंचते पहुंचते ऑलरेडी माइनस हो चुका या नहीं? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्यों? वो हो चुका हुआ है, लेकिन इररिडीमेबल थे तो वो पैट तक पहुंचते पहुंचते माइनस हुआ है भी नहीं, क्योंकि उसने तो रिटेन अर्निंग से जाके माइनस होना है सोसी में। ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर ये कैलकुलेट की जा रही होती है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए। ये वो देखते हैं कि हमारे लिए पर शेयर कंपनी कितना कमा रही है। तो इस पैट में से जब ये पैट रिटेन अर्निंग में जाएगा तो अगर सारा का सारा भी डिविडेंड के तौर पे बांट दिया जाए तो क्या सारा ऑर्डिनरी शेयर्स को मिल सकेगा? ऑर्डिनरी शेयर्स वालों को दोबारा, अगर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल है, रिडीमेबल, तो उनको दिया जाने वाला डिविडेंड इसमें से ऑलरेडी माइनस हो चुका हुआ है ना। लेकिन अगर इररिडीमेबल है, पैट का आंसर आ रहा है रेट से 200, अगर इररिडीमेबल है तो उनपे दिया जाने वाला डिविडेंड इधर लेस हो चुका हुआ है नहीं, ये 200 रिटेन अर्निंग्स में जाएगा और फिर रिटेन अर्निंग्स में से जाके इनका डिविडेंड माइनस होगा। अगर कंपनी के जाग रहे हैं और सुन भी रहे हैं, अगर कंपनी के इररिडीमेबल शेयर्स भी हैं, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये 200 चला गया रिटेन अर्निंग्स में। और फर्ज कर लें कंपनी सारा का सारा प्रॉफिट डिविडेंड की शक्ल में बांटना चाहती है, तो क्या ये सारा का सारा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को बांट पाएगा? क्यों नहीं? क्योंकि इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी कुछ बटेगा, फिर ऑर्डिनरी की बारी आएगी। ईपीएस किन के लिए निकाली जा रही है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए। तो जब ये सारा का सारा उन तक पहुंचना ही नहीं है तो फिर वो इसको गलतफहमी का शिकार नहीं होते। वो कहते हैं जी हमें ईपीएस फिर बताओ ही वो जो इसमें से हमें मिल भी सकता हो। तो इसमें से माइनस कर लिया जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड। कौन से शेयर्स पे? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल वाला क्यों नहीं? वो पहले ही लेस हो चुका होगा। आपके लेवल पे मुझे नहीं उम्मीद कि इसमें उठाया जाएगा, फिर भी चूंकि सीफैप से आया है तो हो सकता है कुछ सवाल भी उन्हीं से उठा के पूछें आपसे, इस वजह से बता रहा हूं। हो सकता है कि ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है इस पे टैक्स भी अलाउ होता हो। टैक्स पढ़ा आप लोगों ने या पढ़ रहे हैं सारे? एक्सपेंसेस डिडक्शन के तौर पे अलाउ होते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ा होगा आपने,
तो इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालते हुए जो एक्सपेंसेस माइनस अलाउ हो रहे होते हैं वो डिडक्शन है कि ये डिडक्शन अलाउबल डिडक्शन है। तो बिजनेस को एक्सपेंसेस का फायदा क्या हो रहा होता है कि वो टैक्स बचा के दे रहे होते हैं ना। अगर इस प्रेफरेंस डिविडेंड पे टैक्स भी बचता हो तो प्रेफरेंस डिविडेंड अगर लेट से 30 रुपए है और 30% टैक्स भी बचता है तो हमें ये 30 रुपए का खर्चा कितना टैक्स बचा देगा? 30% टैक्स रेट है तो ये 9 रुपए बचा देगा। इसको बोलेंगे डिविडेंड नेट ऑफ टैक्स। ये बात दोबारा सुने, जो प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जा रहा है हो सकता है कि वो टैक्स वाले मानते हो कि ठीक है ये आपको एज अ डिडक्शन अलाउड है, तो फिर ये बिजनेस को टैक्स बचा देगा ना। टैक्स बचा देगा क्या मुराद है? टैक्स कम देना पड़ेगा। तो ये 9 रुपए का टैक्स बचाने की ताकत रखता है। अगर मैंने कहा 30% टैक्स रेट है तो ये खर्चा और इतनी इसकी बचत, तो 21 रुपए को क्या नाम दिया मैंने? ये है नेट ऑफ टैक्स। अब वो न्यूमरेटर वाला फार्मूला देखें पहले पेज पे। न्यूमरेटर नोट्स में पहले ही पेज पे न्यूमरेटर पैट माइनस डिविडेंड किन पे? ऑन प्रेफरेंस शेयर्स क्लासिफाइड एज इक्विटी, यानी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड है वो पैट में से माइनस होगा तो ये अब प्रॉपर न्यूमरेटर बनेगा। और नेट ऑफ टैक्स मतलब 30 नहीं 21। और ये ऐसा करें, इसमें बात लिख लें, मुझे लगता है मैंने नहीं लिखी, कि ये जो टैक्स इसमें नेट करना है ये सवाल वाला बताएगा तो करना है, बाय डिफॉल्ट नहीं कर देना। यानी बाय डिफॉल्ट आपने 30 यूज करना है। अगर सवाल वाला कहेगा कि इस पे टैक्स डिडक्शन मिलती है तो फिर 21 होगा। और आप ये नोट लिखेंगे कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि इसके ऊपर कोई टैक्स डिडक्शन नहीं, 30 ही पैड में से माइनस हो जाएगा। अगर सवाल में लिखा हुआ है कि इसके ऊपर टैक्स डिडक्शन अलाउ होती है तो फिर पैट में से 21 माइनस होगा। अगर नहीं लिखा हुआ तो आप 30 माइनस करेंगे और एक नोट लिखेंगे कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि इस प्रेफरेंस डिविडेंड पे कोई टैक्स सेविंग नहीं। क्या जी? नहीं, टोटल पैट माइनस ये न्यूमरेटर है। ईपीएस के फार्मूले में न्यूमरेटर है ना ऊपर वाली चीज। अभी तक मैं मेहनत आपको करा रहा था डिनोमिनेटर की, अब मैं न्यूमरेटर बता रहा हूं। तो न्यूमरेटर है पैट माइनस ये वाला प्रेफरेंस डिविडेंड। तो अगर सवाल में कहा है कि इस पे टैक्स डिडक्शन अलाउड है तो पैट में से 21 माइनस, और अगर खामोशी है तो पैट में से 30 माइनस। इसी के नीचे एग्जाम नोट का डब्बा है, ये पढ़ के देखिए। हाँ जी, यानी अगर क्यूमुलेटिव है तो इन एनी केस लेस करना ही करना, और अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो फिर डिक्लेयर किया तो लेस करना है वरना नहीं करना। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर क्यूमुलेटिव है तो फिर तो जान छूट ही नहीं सकती ना, फिर तो देना ही देना है, तो वो तो इन एनी केस लेस करना है। लेकिन अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो फिर देना है तो ही माइनस करना, नहीं देना तो फिर माइनस नहीं करना, छूट जाएगी जान। चलें जी, एग्जाम क्वेश्चन करते हैं बोर्ड पे। ये FAR 2 में होता था IS 33 4 साल पहले, तो ये उसी का एक पास पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ ले, मैं करता हूँ बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लीजिए, मैं बोर्ड पे करता हूँ।
यही बेसिक वाले क्वेश्चंस में क्वेश्चन 7 पढ़ लीजिए, मैं बोर्ड पे करता हूँ। हाँ जी, पढ़ लें तो शुरू करूँ। अच्छा, आप ये बताएं कि प्रेफरेंस डिविडेंड कंटिन्यूइंग वाले में से क्यों लेस करना है, डिसकंटिन्यूड में से क्यों नहीं? प्रेफरेंस डिविडेंड तो पैट में से लेस करना है, होमवर्क वाला सवाल। कंटिन्यूइंग में से क्यों करना है, डिसकंटिन्यूड में से क्यों नहीं? क्योंकि डिसकंटिन्यूड तो गया ना, वो तो आगे जो बिजनेस में चलना है उसी के प्रॉफिट्स में से हम उन लोगों को दिया करेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स वालों को क्या लगेगा फलानी फैक्ट्री बंद हुई, उनको तो चलते हुए बिजनेस में से ही आगे संभालना है, तो इसलिए वो कंटिन्यूइंग वाले में से लेस होना है। हाँ जी, सवाल पढ़ लें तो मैं करूं बोर्ड पे। पढ़ लिया? जल्दी भाई। बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करनी है, 31 दिसंबर 16 ईयर एंड है, और आपको 2015 का डाटा दिया हुआ है। 15 का नहीं, तो बस सिर्फ 16 वाली ही कैलकुलेट करनी, वरना अभी तक जितनी सवाल प्रैक्टिस के कर रहे थे तो मैं उसमें पिछला साल भी रीस्टेट करवाता था, तो इसमें सिर्फ बस 16 ही पूछा है। अगर 15 का डाटा भी होता तो आप 15 की भी रीस्टेटेड निकालते, बाय डिफॉल्ट निकालते। जैसे मैंने आपको सूची में बताया था ना, क्या बताया था कि अगर डाटा है और मना नहीं किया तो कंपैरेटिव्स बनाने हैं, तो इसमें भी ऐसा ही है कि अगर डाटा है और आपको मना नहीं किया तो आपने रीस्टेटेड पिछले साल की भी बतानी। बस जबान याद हो जाएगा, बस बहुत है। नहीं, बस पिछला साल। हाँ जी, ये खामोशी स्थिति का आप लिख रहे हैं ये बात, क्या बात बोला, क्या बात कि अगर एक साल की ईपीएस मांगी है और पिछले साल का डाटा है और मना नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट आप कंपैरेटिव रीस्टेटेड भी बनाएंगे ईपीएस। तो इस सवाल में 15 का डाटा भी नहीं है। ईपीएस के लिए न्यूमरेटर चाहिए, डिनोमिनेटर चाहिए, न्यूमरेटर बनाते हैं। न्यूमरेटर बनाता हूं। प्रेजेंटेशन में सवाल कैसे कह लें कि फार्मूला लिखें, पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड ओवर शेयर्स, और इन दोनों की नीचे वर्किंग कर लें।
और जब वर्किंग कर लें तो यहां पर आंसर निकाल लें, न्यूमरेटर निकालते हैं। पैट कितना जी? दो अलग अलग निकालने पड़ेंगे ना। इसका कितना 765 और इसका 155। तो फिर हमें बेसिक ईपीएस दो निकालनी पड़ेगी, एक कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस की और एक डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस की। बस ये न्यूमरेटर या प्रेफरेंस शेयर्स हैं सवाल में? प्रेफरेंस शेयर्स हैं। पॉइंट नंबर 2 सेकंड बुलेट पॉइंट, 4 मिलियन रुपए हैं ये, 4 मिलियन शेयर्स हैं। क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंटाइटल्ड टू अ क्यूमुलेटिव डिविडेंड एट 10%। ये तो नहीं लिखा कि ये रिडीमेबल हैं या इररिडीमेबल हैं, नहीं लिखा। क्या है रिडीमेबल? कैसे? ना फिक्स्ड रेट तो दोनों में हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, शाबाश। पॉइंट 2 की अंग्रेजी तो पढ़े ना, शेयर होल्डर्स इक्विटी। ये इक्विटी की डिटेल वो बता रहे हैं, तो फिर ये कौन से हैं? ये इररिडीमेबल है, इररिडीमेबल है जी। है क्या? हाँ तो ठीक है, बिल्कुल समझ। तो उससे क्या? नहीं, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई कि अगर ये रिडीमेबल होते तो ठीक है। नहीं, आप कह रहे हैं कि पॉइंट नंबर 2 में ये बुलेट पॉइंट लिखा हुआ है तो ये इररिडीमेबल ही है। अगर रिडीमेबल होते तो यहां ना लिखा होता, ये कह रहे हैं ना। वो मैं जानना चाह रहा हूं क्यों ना लिखा होता, मतलब यहां लिखने से कि डाटा देने से वो कैसे इररिडीमेबल बन गए। नहीं बताना यार, हो सकता है और भी किसी ने, बेसिक करने के लिए नहीं पूछ रहा, वो हो सकता है ना और भी किसी को मसला हो, तो इसलिए पूछ रहा हूँ आपको कैसे ये बात पता चल रही है कि चूंकि यहाँ लिखा हुआ है इसलिए इररिडीमेबल है। नहीं, आप कह रहे हैं जी वैसे भी तो वैसे तो कैसे वैसे? जी डिविडेंड डिडक्ट हो चुका होता है। हाँ मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। रिडीमेबल नहीं माइनस कर दिया उनका डिविडेंड। हाँ आप ये कह रहे हैं कि ये डाटा रिडीमेबल वालों का ही दिया होगा? नहीं, जरूरी नहीं है, क्या पता है रिडीमेबल होता, यही चेक करना होता उसने कि माइनस करता है, नहीं केस के नहीं करता। अगर ये प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल होते तो उनका डिविडेंड हम इग्नोर करते। क्यों इग्नोर करते? क्योंकि वो ऑलरेडी पैट में से माइनस हो चुका हुआ है। तो सिर्फ ये वजह नहीं है कि चूंकि उसने प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं तो जाहिर है इररिडीमेबल ही दिए होंगे, नहीं, ये जरूरी नहीं है। मैं वही बता रहा हूं ना कि वो बताएगा कि रिडीमेबल है कि इररिडीमेबल है। सिर्फ इस वजह से नहीं होगा कि चूंकि वो डाटा दे रहा है तो इस्तेमाल ही करना होगा, नहीं, जरूरी नहीं है। चलो मान लो फर्ज कर लें कि उसने ये पॉइंट नंबर 2 वाली अंग्रेजी भी नहीं लिखी हुई और बस वैसे ही बताए हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स हैं, नहीं पता चल रहा कि रिडीमेबल है कि इररिडीमेबल है। अब आप नोट लिखेंगे कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये इररिडीमेबल है या रिडीमेबल है, आप फिर नोट लिखेंगे तो उसमें फिर हम खुद बता रहे होंगे कि हम उसको क्या अज्यूम कर रहे हैं। अभी इस सवाल में पता चल रहा है कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इक्विटी का वर्ड यूज हुआ है तो ये इररिडीमेबल है। इररिडीमेबल है तो इसका मतलब यहां से उनका डिविडेंड लेस होना है। कितना डिविडेंड? 10%। किस पे लगेगा 10%? उन प्रेफरेंस शेयर्स की फेस वैल्यू पे, 4 मिलियन पे, 40 मिलियन पे। 4 मिलियन तो शेयर्स हैं, किस में से लेस करूं? कंटिन्यूइंग में। $761, $155, ओके, ये हो गया 761 और ये हो गया 150।
ये हो गया न्यूमरेटर। न्यूमरेटर तक कोई इख्तलाफ परेशानी। डिनोमिनेटर पे आते हैं। सवाल में बोनस इशू है, राइट इशू भी है। स्प्लिट कंसोलिडेशन तो नहीं है, नहीं। तो राइट फैक्टर का कॉलम भी आ गया और बोनस फैक्टर का भी आ गया। अच्छा, पहले एक दफा वो जो खाली वाली क्लास थी ना, उसमें किसी स्टूडेंट जो बैठा हुआ था उसके सवाल पे मैंने बताया था कि सवाल में दो बोनस भी हो सकते हैं, 2 दफा बोनस शेयर्स हो सकते हैं। तो क्या होगा, 2 फैक्टर आ रहे होंगे और वो दोनों फैक्टर आपस में प्लस हो जाएंगे, नहीं वो दोनों मल्टीप्लाई होने होंगे जी। जो नीचे वाला बोनस है उसका फैक्टर इससे ऊपर वाले सब पे लगेगा, तो वो ऊपर वाले बोनस पे भी लग जाएगा। जब बोनस है ना उसका फैक्टर उससे ऊपर वाले सब पे है, जब राइट है उसका फैक्टर उस राइट वाले से ऊपर सब पे। 1 जनवरी 16 बीडी कितने हैं जी? 10। पॉइंट नंबर 2 में दिया मैं 10। अब आगे जी 31 मार्च या 31 मई, एक 31 मार्च की डेट है और एक 31 मई की डेट है। क्या फर्क लग रहा है दोनों डेट्स में? एक में ये अनाउंस हो रहे हैं और दूसरे में इशू हो रहे हैं। एंटाइटलमेंट यानी जिन लोगों ने भी लेने होंगे वो उसी दिन फिर आके पैसे देके शेयर दे लेंगे। तो ये जो हम लोग यहाँ पर वेटेड एवरेज कर रहे होते हैं, महीनों का डेट्स का ख्याल रख रहे होते हैं, इसकी बिल्कुल शुरू में लॉजिक क्या बताई थी इनकी कि जिस दिन पैसे बिजनेस के पास आ रहे हैं, तो बताइए 31 मार्च या 31 अगस्त, 31 मार्च या 31 मई? 31 मई। एंटाइटलमेंट अनाउंस है कि अनाउंस हो गया था कि ये शेयर हम इशू करना चाह रहे हैं, जिसने लेने हैं बताएं। एंटाइटलमेंट है कि वो काम कब ये कर सकते थे, तो 31 मई वाली डेट लेंगे। 31 मई। कितने हैं राइट? 40% जबानी हो जाएगा 4। अरे जबरदस्त है। और आगे कुछ बोनस है। ये भी क्या डेट लिखे? इसमें भी देखिए आपको 2 डेट्स नजर आ रही हैं, एक 2 अगस्त है और एक 31 अगस्त है। 31 अगस्त जब ये इशू हो रहे हैं, तो 31 अगस्त बोनस। कितने बोनस इशू हो रहे हैं? 20%। तो 14 का 20% 2.8। जी जी हाँ तो हमें पैसे आने थे तो हमने उसको रिकॉर्ड करना था जी जी। लेकिन सर ये जो बोनस इशू है ये तो हमें पता चल गया कि लेकिन बोनस इशू ही हम जाके 31 अगस्त में कर रहे हैं ना, हम यहाँ पर उसकी डेट भी तो लिख रहे हैं ना, तो जब इशू होंगे तभी वही की डेट लिखेंगे। सर मैं ये कह रहा हूँ कि 2 अगस्त को हमें पता भी चल गया था कि ये हमारी लायबिलिटी है, हाँ। हमें पे करना है। 2 अगस्त को पता लग गया था कि लायबिलिटी। मतलब 2 अगस्त को देखिए शेयर्स जो इशू हो रहे हैं ये वाला टेबल बनाते हुए तो हम नहीं देख रहे ना कि वो पैसों वाले हैं या बगैर पैसों वाले। यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कब कब कौन कौन से शेयर इशू हो रहे हैं, तो जब जब इशू हो रहे हैं हमें तो वो डेट लिखनी है, क्योंकि शेयर्स की तो एग्जिस्टेंस ही तब है जब वो इशू हो रहे हैं। शेयर्स का तो मतलब यहाँ पर काम ही तब आएगा जब इशू हो रहे हैं। जी जी ये किनके शेयर्स हैं? ऑर्डिनरी वालों के। शेयर कैपिटल में नहीं आ रहा होगा, इक्विटी एक ब्रॉडर टर्म है, उस इक्विटी में शेयर कैपिटल आ रहा होता है, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन सरप्लस, उन्हीं में एक और अलग कॉलम आ रहा होगा इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का। शेयर कैपिटल में नहीं आ रहा है, ऑर्डिनरी अलग है, प्रेफरेंस अलग है। ओनर्स ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल वाले होते हैं, जो सोसी में हम शेयर कैपिटल वाला कॉलम लिखते थे वो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल होता है असल में। ये जो हम ईपीएस कैलकुलेट कर रहे हैं ये ऑर्डिनरी लोगों के लिए ही कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए सारी वर्किंग सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स के लिए हो रही है। और बस वो है नहीं आगे फरवरी में, वो 17 चला गया।
तो ये 31 दिसंबर हमारा ईयर एंड आ गया। कितने महीने? 5। इसको कितने महीने? सस्पेंशन है को महीने की? सस्पेंशन क्यों? 4। राइट फैक्टर के लिए TERP निकालना पड़ेगा। जी 10 थे पहले इनटू कौन सी वाली प्राइस लें? 31 मई वाली कि 31 मार्च वाली? 31 मई वाली, क्योंकि हम ये हिसाब किताब 31 मई वाला कर रहे हैं। उस दिन कितने का था? है 32 प्लस 4 इंटू 25 14 13 पूरा 13 30 ठीक है 30। राइट फैक्टर कितना? 32/30। और कहां लिखूं ये? सिर्फ ऊपर, यहां नहीं लिखना। राइट इशू जिस लाइन में है उससे ऊपर ऊपर लिखना है, तो उससे ऊपर बस एक ही लाइन है 32/30। 20% 1.2। और ये भी कहां लिखना है? इससे ऊपर 1.2 1.2। अच्छा मैंने ना इसको इधर किसका आगे लिखा है, थोड़ा सा लेफ्ट किसका आएगा, यहां तक बताएं तो मसला है। तो ये एग्जाम मेरे ख्याल में यही लेवल, क्योंकि FR2 का सवाल है ये, तो मेरा ख्याल ये है कि यही आपका एग्जाम लेवल है। हाँ इसमें डायल्यूटेड EPS भी शामिल हो जाएगा, वो फिर अगली क्लास में डायल्यूटेड भी आएगा। यहां तक क्या पूछ रहे हैं? यहां तक कोई इतराज परेशानी है? नहीं। लेक्चर नोट्स पे आए वापस। एक IAS है, IAS 10। अभी किधर गया? क्या है IAS 10? इवेंट्स। कौन से इवेंट्स? कब के इवेंट्स? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद। हाँ FR2 का एक टॉपिक है IAS 10। उसमें ये होता है कि ईयर एंड जब हो जाता है, जैसे इस सवाल में 31 दिसंबर 16 है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फौरन नहीं बन जाती। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि एक तो बहुत सारी अकाउंटिंग ईयर एंड पे पेंडिंग छोड़ी होती है, जो कि आप वो जो पेपर नहीं था जो छोड़ा हुआ है आपने, वो इंट्रो, तो उसमें एक्रूवल प्रीपेमेंट्स, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये कब हो रहे होते हैं सारे काम? ये साल के एंड पे हो रहे होते हैं। फिर एक पेपर है ऑडिट, अभी पढ़ तो मेरा नहीं ख्याल पूरा होगा, लेकिन एक पेपर है, आपको आइडिया है ऑडिट, नाम सुना हुआ है? तो CA जो प्रोफेशन है उसका एक मेन जो लाइन है वो ऑडिट करना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, उनका ऑडिट होगा, उस ऑडिट के दौरान भी कुछ गलतियां पता चलेंगी, कुछ और इख्तलाफात होंगे, उनको अकाउंट फॉर किया जाएगा। फिर जब ऑडिट भी फाइनल हो जाएगा, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल है और अब ये ओनर्स के सामने पेश की जाएंगे। तो ये काम 15-20 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा, 15-20 मिनट लगेंगे बस है। इनमें महीने लग जाते हैं, 2-3 महीने लग जाते हैं। तो लॉ ने और IAS ने भी अलाउ किया होता है, लॉ ने इनफैक्ट पाकिस्तान में, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए इतने महीने आपके पास हैं। अब मेरा ख्याल है 3 या 4 महीने, 4 महीने शायद, चलें जितने भी हैं। उन 3-4 महीनों के दौरान सारी मेहनत इस बात की हो रही है कि जो लेट्स अगर इसी की मिसाल दूं तो 31 दिसंबर 16 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं, ये बन रही होगी कि मार्च अप्रैल 17 तक जाके। इन 3-4 महीनों में सारी मेहनत इस बात की हो रही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही बन जाएं, कोई गलतियां हैं तो वो ठीक हो जाएं। इन 3-4 महीनों के दौरान कुछ वाकयात हो रहे होते हैं, जैसे हो सकता है फरवरी में जाके पता चले कि वो नवंबर की सेल्स गलत रिकॉर्ड की थी, फरवरी 17 में पता चला कि नवंबर 16 की सेल्स गलत रिकॉर्ड थी, तो क्या करें? ठीक कर लें या रहने दें? कर लें, यानी 16 ही की फिगर ठीक कर लें ना। ये बात पता कब चल रहा है? 17 में जाके, लेकिन हम 17 में पता चलने को 16 ही की फिगर्स को ठीक कर रहे हैं। अच्छा इसी तरह से अगर मार्च 2017 में एक प्लांट था, फैक्ट्री, वो बिल्कुल तबाह हो गया, तो उसको बैलेंस शीट में से भी निकाल दें, फिर 16 की बैलेंस शीट से 17 मार्च में जाके वो प्लांट उड़ गया पूरा,
तो 16 की बैलेंस शीट से भी हटा दे, क्यों नहीं? तो इस तरह के मसलों को हल करता है IAS 10 और वो बताता है कि कौन से इवेंट्स होने पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेंज करनी है और किन के लिए नहीं करनी है। जिनके लिए चेंज करनी है उनको एडजस्टिंग इवेंट्स कहते हैं और जिनके लिए नहीं करनी उनको नॉन एडजस्टिंग कहते हैं। ये आपने FAR 2 में पढ़ना है। अभी सिखाने का मकसद सिर्फ इतना था कि अगर ईयर एंड के बाद कोई राइट इशू, बोनस इशू, वो जो फैक्टर वाला मामला होता है, अगर वो कहीं ईयर एंड के बाद IAS 10 फेज में हो रहा हो, जैसे इस सवाल में क्या था, फरवरी में बोनस इशू हो रहा है, अगर इस IAS 10 फेज के अंदर कोई इस तरह का मामला हो रहा है जिनमें वो फैक्टर लगाते होते हैं, तो उनका होना EPS कैलकुलेशन के लिए एक एडजस्टिंग इवेंट है। इससे मुराद ये है कि अगर इस पीरियड में कोई बोनस इशू, राइट इशू हो रहा है तो उसको बेशक यहां लिखा तो नहीं है, लेकिन उसका फैक्टर यहां आएगा। अगर ईयर एंड के बाद IAS 10 में कोई फैक्टर वाली चीज हो रही है तो वो हम यहां पर एज अ लाइन तो नहीं लिख रहे होंगे, जैसे मैंने यहां नहीं लिखा ना फरवरी वाला बोनस इशू, तो लाइन तो नहीं लिखनी, लेकिन उसका जो फैक्टर वाला इफेक्ट आना था वो ले आएंगे। ये नोट्स में आप देखिए बिल्कुल एंड पे सेकंड लास्ट पोर्शन, बेसिक वाले नोट्स में दूसरे पेज पे, बेसिक EPS वाले नोट्स में दूसरे पेज पे सेकंड लास्ट रेट्रोस्पेक्टिव वाली बात कि अगर IAS 10 के अंदर, IAS 10 फेज में, IAS 10 फेज से मेरी मुराद यह है कि ईयर एंड के कुछ महीनों तक, इस दौरान अगर बोनस इशू, राइट इशू वगैरह हो रहा है तो उनका इफेक्ट यानी ये फॉर EPS कैलकुलेशन एक एडजस्टिंग इवेंट। अब बेशक IAS 10 आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हो सकता है इस कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो टेस्ट हो जाए। तो ईयर एंड के बाद होने वाला कोई बोनस इशू, राइट इशू, उसका फैक्टर वाला इफेक्ट हम यहां करंट ईयर की कैलकुलेशन में भी लाएंगे। तो इस सवाल में कितना है जो फरवरी में इशू हो रहा है? 10% या 20%? 10% बोनस वाला। कैश डिविडेंड को नंबर ऑफ शेयर्स थोड़ी एडजस्ट हो रहे होते हैं, तो वो बोनस वाला 10% का मतलब 1 पॉइंट जी। ये तो इफेक्ट आ रहा है ईयर एंड के बाद आ रहा है। हाँ। क्या फायदा? वो वही है ना, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग। IAS 10 तो IAS 10 ने इसको एडजस्टिंग कहा हुआ है। नहीं बाद नहीं ना अभी आया, मतलब हमें पता चल गया हुआ है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते बनाते पता चल गया हुआ है। हम में कौन है, स्टूडेंट्स या कंपनी को पता चल चुका है ना। कंपनी 2016 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए जनवरी, फरवरी, मार्च गुजार चुकी हुई है। हाँ, उस टाइम के दौरान ये इशू हुए, देखे ना डेट क्या लिखी है, फरवरी में कहीं, तो ये गुजर गया हुआ है फरवरी, तो उस दौरान ये पता चल गया, तो फॉर EPS कैलकुलेशन ये एडजस्टिंग माना जाएगा, यानी इसका फैक्टर यहां लिया जाएगा। हाँ वही IAS 10 फेज वही है। उस दौरान अगर कोई बोनस इशू, राइट इशू हो जाता है तो उसको हम 2016 की कैलकुलेशन में लाएंगे। अब बताइए ये इधर, दिस इनटू दिस इनटू दिस इनटू दिस इनटू दिस है जी 5.87, दिस इनटू दिस इनटू दिस इनटू दिस 4 पॉइंट, दिस इनटू दिस इनटू दिस 16 पॉइंट, $45.73, 9. ये है जी एग्जाम लेवल का सवाल। ये डिविडेंड है, ये अभी अनाउंस हुआ था, डिविडेंड के लिए हम अनाउंसमेंट की डेट यूज करेंगे। कौन सा? ये जो अभी 10% लिया है, तो मैंने इसकी डेट तो नहीं ली, मैंने कहीं डेट तो नहीं लिखी इसकी, मैंने तो सिर्फ फैक्टर में फैक्ट लिया उसका। हाँ, वो बाद वाला डिविडेंड, अच्छा ये जो 2017 वाला डिविडेंड मैंने यहाँ एडजस्ट किया है, तो 16 की सोसी बनाते हुए भी वो लिख लेंगे। नहीं, अकाउंट फॉर नहीं होना, वो सिर्फ EPS कैलकुलेशन में उसका इफेक्ट आना है। अच्छा, बेसिक EPS की एंट्री क्या होती है? इसकी कोई एंट्री नहीं होती है, ये वैसी बस एक नंबर कैलकुलेट करके लोगों को बताया जा रहा है, इसकी एंट्री कोई नहीं है। EPS की अकाउंटिंग कोई नहीं है, कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है, ये बस वैसे ही कैलकुलेशन हो रही है।
ये बोनस समझा, मैं टैरम ही था, ये तो जैसे ही जैसे टैरम ही है। है जी, नहीं अब शाम के लिए क्या होगा? अरे शाम को आना भी है किसी ने, मैं कैमरे को पढ़ा रहा हूँ बस। कल मैंने सुनाई थी कोई, हिर्स। चले, मैंने कहा था कि इसी कॉन्टेक्स्ट में को मैं आगे चलाऊंगा। एक किताब मैंने कहानी पढ़ी थी, इस तरह की कहानियां ये हिदायत ही होती हैं, मैसेज कन्वे करने वाली होती हैं। बाकी हदीस है तो उसको भी क्लास में लिंक करूंगा। एक कहानी थी, कहानी ये थी कि एक बंदर था, और ये जो जंगलों में या पहाड़ी इलाकों के करीब जो घर होते हैं ना, तो बंदर, जैसे अगर आप जो नॉर्दर्न एरिया हैं घूमने फिरने वाले, तो वहाँ पर अक्सर बंदर, तो वो बंदर था जो एक घर में घुसा, और एक बर्तन था, उसके अंदर कुछ खाने की चीज़ें पड़ी थी, बिस्किट होंगे या जो भी बंदर को पसंद हो। अब जो बर्तन था उसकी शक्ल कुछ इस तरह की थी, उसको मर्तबान भी कहते हैं। अच्छा, नहीं अचार नहीं खा रहा था। अच्छा, उस बंदर ने क्या किया कि देखा उस कमरे में खिड़की खुली थी, वो कमरे के अंदर खिड़की से घुस गया और कमरे में कोई नहीं था, तो उसने क्या किया, इसमें हाथ डाल के तो मुट्ठी भर ली, और वो जो भी अंदर था उसको ऐसे निकालने लगा। अच्छा, जब निकालने लगा है तो उसने चूंकि मुट्ठी भरी हुई है, तो अब हाथ फंस गया। अब हो ये रहा है कि जब उसने निकालने की कोशिश की है, शोर हुआ, तो मालिक जो था वो कमरे में पहुंच गया। अब मालिक के हाथ में सोटा है, तो जो बंदर है वो मुट्ठी नहीं खोल रहा है और उसका हाथ फंसा हुआ है, और उसने डंडे खाने शुरू कर दिए, वो हाथ नहीं छोड़ा है। अब डंडे खा खा के तो वो मर गया बंदर। अब इसमें नहीं अफसोस होता, पॉइंट समझे ना, पॉइंट समझा रहे हैं आप, बंदर के गम में शरीक होने लगे हैं। पॉइंट क्या है? हिर्स के, अब पॉइंट असल में हिर्स है कि वो जो उसने मुट्ठी भरी हुई थी, वो उस मुट्ठी भरी हुई को छोड़ना नहीं चाह रहा था। यानी उसने जो भी 4-5 बिस्किट उठा लिए होंगे, वो उनको छोड़ना नहीं चाह रहा। उसका फोकस इस पे हो चुका था कि बस ये मैं किस तरह हासिल कर लूं। मौत आई पड़ी है सर पे, लेकिन वो नहीं हुआ कर रहा। हिर्स की वजह से इवेंचुअली फिर वो हलाक हो गया। हिर्स उसके अंदर जज्बा रहा और इवेंचुअली फिर हलाक हो गया। तो इंसान का ना मामला यही है, इंसान का मामला यही है जो मैंने कल आयत सुनाई थी। कसरत की हिर्स ने तुम्हें गफलत में डाल रखा है, यहां तक कि तुमने कब्रें जा देखी। चल कल कंटिन्यू करते हैं।